न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो चलिए डालते हैं नागपुर से आज की बड़ी खबरों पर नजर। नागपुर में शिक्षक घोटाला, जैन मंदिर तोड़े जाने पर विधान परिषद नेता विजय वट्टेटीवार की प्रतिक्रिया, केंद्र सरकार की हर घर जल योजना। अब खबरें विस्तार से। नागपुर में शिक्षक घोटाला हुआ। महेंद्र महेश्कर इन फर्जी दस्तावेजों को बनाने में प्रमुख व्यक्ति है। जब उसके घर की तलाश ली गई तो उसके पास से 22 फर्जी प्रस्ताव और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। इसमें प्रस्ताव के माध्यम से कुछ लोगों को नोटिस देकर अन्य फर्जी साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ के लिए थाने में तलब किया गया। महेंद्र महेश्कर किसके संपर्क में आया या उसने ये सब कैसे किया, इसकी जांच की जाएगी। महेंद्र महेश्कर भंडारा के मोरगांव अर्जुनी में अनुदान प्राप्त कर स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक है। उन्होंने कुछ लोगों की मदद से फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं। उसके पास से एक लैपटॉप कंप्यूटर जब्त किया गया। संस्था के निदेशकों की भी जांच की जाएगी। इस बात की सबूत मिले कि वह फर्जी दस्तावेज बनाने में शामिल था, इसकी जांच की जाएगी कि क्या किसी और ने मदद की है। महेंद्र महेश्कर उनके सभी लेन देन, CDR और दस्तावेजों की जांच करेंगे ताकि पता चल सके कि उनके संपर्क में कौन था। शिक्षा अधिकारी, जिला परिषद और शिक्षा उपनिदेशक कार्यालयों के लोगों की संलिप्तता को भी जांच की जा रही है। भंडारा पुलिस इस जगह की भी जांच कर रही है तथा शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय की भी तलाशी चल रही है। जब उसके घर की तलाश ली गई तो उसके पास से 22 फर्जी प्रस्ताव और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। इसमें प्रस्ताव के माध्यम से कुछ लोगों को नोटिस देकर अन्य फर्जी साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ के लिए थाने में तलब किया गया। महेंद्र महेश्कर किसके संपर्क में आया या उसने ये सब कैसे किया, इसकी जांच की जाएगी। महेंद्र महेश्कर भंडारा के मोरगांव अर्जुनी में अनुदान प्राप्त कर स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक है। उन्होंने कुछ लोगों की मदद से फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं। उसके पास से एक लैपटॉप कंप्यूटर जब्त किया गया। संस्था के निदेशकों की भी जांच की जाएगी। इस बात की सबूत मिले कि वह फर्जी दस्तावेज बनाने में शामिल था, इसकी जांच की जाएगी कि क्या किसी और ने मदद की है। महेंद्र महेश्कर उनके सभी लेन देन, CDR और दस्तावेजों की जांच करेंगे ताकि पता चल सके कि उनके संपर्क में कौन था। शिक्षा अधिकारी, जिला परिषद और शिक्षा उपनिदेशक कार्यालयों के लोगों की संलिप्तता को भी जांच की जा रही है। भंडारा पुलिस इस जगह की भी जांच कर रही है तथा शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय की भी तलाशी चल रही है। जब उसके घर की तलाश ली गई तो उसके पास से 22 फर्जी प्रस्ताव और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। इसमें प्रस्ताव के माध्यम से कुछ लोगों को नोटिस देकर अन्य फर्जी साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ के लिए थाने में तलब किया गया। महेंद्र महेश्कर किसके संपर्क में आया या उसने ये सब कैसे किया, इसकी जांच की जाएगी। महेंद्र महेश्कर भंडारा के मोरगांव अर्जुनी में अनुदान प्राप्त कर स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक है। उन्होंने कुछ लोगों की मदद से फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं। उसके पास से एक लैपटॉप कंप्यूटर जब्त किया गया। संस्था के निदेशकों की भी जांच की जाएगी। इस बात की सबूत मिले कि वह फर्जी दस्तावेज बनाने में शामिल था, इसकी जांच की जाएगी कि क्या किसी और ने मदद की है। महेंद्र महेश्कर उनके सभी लेन देन, CDR और दस्तावेजों की जांच करेंगे ताकि पता चल सके कि उनके संपर्क में कौन था। शिक्षा अधिकारी, जिला परिषद और शिक्षा उपनिदेशक कार्यालयों के लोगों की संलिप्तता को भी जांच की जा रही है। भंडारा पुलिस इस जगह की भी जांच कर रही है तथा शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय की भी तलाशी चल रही है। काय नवीन अपडेट आहे, काय कारवाई सुरू? नाही, याच्यामध्ये मुख्यतः जो सदर पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल झाला त्याच्यामध्ये 6 आरोपींना अद्यापपर्यंत अटक झालेली आहे। जो 6वा जो आरोपी आहे आणि महत्त्वाचा जो आरोपी आहे महेंद्र महेश्कर, याच्याकडून काही गरजडतीमध्ये आम्हाला सर्चमध्ये या ठिकाणी आम्हाला जवळपास काही प्रस्ताव त्या ठिकाणी 25 ते 30 प्रस्ताव असे मिळालेत। ते कुठेतरी तिथं बनावटी करून जसा फुटकेचा प्रस्ताव बनवला गेला त्याच पद्धतीने काही प्रस्ताव त्या ठिकाणून बोगस डॉक्युमेंट मिळाले आहेत।
त्यांनी कुठंतरी सिग्नेचर किंवा त्या ठिकाणी कोणाचे सिग्नेचर त्यांनी घेतलेलं आहेत, त्याच्या अनुषंगाने आमचा तपास सुरू आहे. काय जे याच्यामध्ये आम्हाला पुराव्याच्या अनुषंगाने काही लोकांना आम्ही नोटिसेस जबाबासाठी बोलवलेलं आहे. तर या पद्धतीने सध्या आमचा तपास सुरू आहे आणि भविष्यात ज्या म्हैसकरने ज्या अधिकाऱ्यांशी किंवा संबंधितांशी कॉन्टॅक्ट केलेला आहे, त्याच्या संपर्कात आलेले आहे, त्यांचीसुद्धा या ठिकाणी आम्ही चौकशी करत आहोत. काही संस्थाचालक सुद्धा रडारवर आलेले आहेत आणि म्हैसकर काय नेमकी पार्श्वभूमी आहे म्हैसकरची? नाही, याच्यामध्ये म्हैसकर हा अर्जुनी मोरगाव गोंदिया या ठिकाणी स्कूलवरती इंग्लिशचा शिक्षक आहे आणि तो अनुदानित शाळेवरचा शिक्षक आहे आणि त्या ठिकाणी त्यांनी काही लोकांच्या माध्यमातून त्यांनी या गोष्टी या बोगस डॉक्युमेंट बनवल्याचं प्राथमिकदृष्ट्या आम्हाला दिसून येते. त्या पद्धतीने बोगस बनवलेले प्रस्ताव त्याच्या घरातून आम्ही सीज केलेला आहे, त्याचे लॅपटॉप कॅम्प्युटर पण आम्ही सीज केलेला आहे. असं काही संस्थाचालक पण रडार त्याच्या अनुषंगाने जे आम्हाला माहिती मिळते त्याच्या अनुषंगाने आम्ही त्या संस्था चालकांची चौकशी करतो. म्हैसकरचा हात आहे का? मंत्रालयातले जे डॉक्युमेंट फर्जी डॉक्युमेंट बनवण्यात आले त्यामध्ये पण याचा हात आहे का? त्याच्या अनुषंगाने आम्ही तपास करत आहोत. जे काय आम्हाला डॉक्युमेंट प्राप्त होतात त्याच्या अनुषंगाने प्रत्येक डॉक्युमेंटचा जो काही रोल आहे त्या ठिकाणी अधिकाऱ्यांचा किंवा स्टाफचा त्या पद्धतीने आम्ही तपास केला आहे. हे प्रस्ताव म्हैसकरनी तयार केले, तो इंग्लिशचा शिक्षक आहे, पण हे प्रस्ताव तयार करताना व्याकरणाच्या खूप चुका आहे. टीचर म्हणून पण तो होता, हे इलिगल काम पण करत होता आणि ते प्रस्तावात व्याकरणात चुका असल्यामुळे तो सापडला असं काही नाही. ह्या पद्धतीने व्याकरणाच्या चुकीच्या संबंधात सांगता येणार नाही आहे, कारण असं काही नाही आहे व्याकरणाच्या चुका. पण जे काही प्रस्ताव बनवलेले आहेत ते कुठंतरी आम्हाला त्या ठिकाणी पुरावा मिळून येतोय की हा व्यक्ती ह्याच कामामध्ये गुंतलेला दिसतोय. त्यामुळे इतर आणखीन कुणाला त्यांनी या दृष्टीने मदत केली आहे का हे पण आम्ही पडताळून पाहतो. मंत्रालयामध्ये माझी ओळख आहे असं म्हैसकर मला ज्याने अल्पसंख्याक काही शाळांना मान्यता देखील मिळून दिल्याची माहिती द्यायला नाही, ते तपासात निष्पन्न होईल पुढे काय आहे. तर याचा एक पॅरलल तपास सायबरमध्ये सुद्धा आहे आणि तिथलेही जे आयडी आहे शालार्थ आयडी, ते शालार्थ आयडी असलेले काही लोक मुळात अस्तित्वातच नसल्याचं त्यांच्या नोटीस दिल्यानंतर आढळून आलं. तर आपल्याही इकडे एक पॅरलल तपास सुरू आहे. अशा पद्धतीने अजून काही बाबी समोर आल्या आहेत? नाही, याच्यामध्ये जो सायबरला तपास चालू आहे त्याच्या संदर्भात तो वेगळा विषय आहे आणि जो आमच्याकडे जो तपास चालू आहे वेगळा विषय आहे. त्याच्यामध्ये बोगस डॉक्युमेंट करून सहशिक्षकाचं सर्टिफिकेट प्राप्त करून नंतर प्रिन्सिपलचे पद त्याने प्राप्त केलेलं आहे. परंतु त्या ठिकाणी शालार्थ आयडीचा हा वेगळा विषय आहे, त्यामुळे याचं मिक्सअप करता नाही येणार, तो वेगळा तपास आहे. म्हैसकरने आतापर्यंत किती प्रस्ताव पाठवले असतील? नाही, याच्यामध्ये आता तेच आम्हाला तपासाच्या अनुषंगाने जे काही 25 ते 30 प्रस्ताव आम्हाला प्राप्त झालेले आहे त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये कोण होतं, कोणी त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलेले आहे ते पण आम्ही त्याचं ट्रान्झॅक्शन असेल, CDR असेल त्याच्या अनुषंगाने तपास करत आहोत. सर, याच्यात पूर्ण ही एक चेन आढळून आली तर किती कशा पद्धतीने हे सगळे व्यवहाराचे एका याच्यामागे एका कर्मचाऱ्यामागे किंवा एका नेमणुकीमागे किती कमिशन आणि किती व्यवहार राहायचा? नाही, याच्यामध्ये जो प्रस्ताव जर आपण चेन पाहिली तर हा प्रस्ताव कुठंतरी जो शिक्षणाधिकारी ZP आणि त्यानंतर DD ऑफिस यांचा याच्या प्रामुख्याने सहभाग दिसून येतोय. कारण जी काय फाईलची मुवमेंट आहे तो प्राथमिकदृष्ट्या शिक्षणाधिकारी मंजूर केल्यानंतरच DD ऑफिसला जाते आणि त्या ठिकाणून फायनल शालार्थ आयडी प्राप्त होतो. त्याच्या अनुषंगाने पण आमचा तपास सुरू आहे. नागपूर सोडून बाकीचे जिल्ह्यातले शिक्षणाधिकारी पण यात सामील असतील का, कसं वाटते? नाही, त्या तो तपासामध्ये आम्ही त्या ठिकाणी त्याच्या अनुषंगाने चौकशी करतोय. भंडारा या ठिकाणी सुद्धा आम्ही चौकशी करतोय. त्यामुळे सध्या आमचं भंडारा आणि डेप्युटी डायरेक्टर नागपूर या ठिकाणी तपास सुरू आहे. सर, कुठेतरी हे सगळे मोडस पद्धतीने काम करत होते. एक पैसे घेण्याचं काम करायचं. समजा हा जो म्हैसकर होता तो बनावट कागदपत्र बनवत होता, तिकडे तो निलेश मेश्राम होता तो पैशाची देवाणघेवाण करायची, अशी मोडस होती टीम होती सर ही सगळी. नाही, याच्या अनुषंगाने आमचे जे काही तपास झाला, जे काही आरोपी स्टेप बाय स्टेप अटक झालेत त्याच्या अनुषंगानेच आपण अटक करतोय की याचे इन्व्हॉल्वमेंट जसं जसं आरोपी अटक करेल त्या पद्धतीने त्यांची इन्व्हॉल्वमेंट आम्हाला डिस्क्लोज झाली आहे, त्या पद्धतीने आम्ही तपास करत आहोत. सर, काल रामदासपेठमध्ये एका तरुणाला
और अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। मुंबई महानगर पालिका द्वारा मुंबई में जैन मंदिर तोड़े जाने पर विधान परिषद नेता विजय वट्टेदीवार की प्रतिक्रिया। जैन समुदाय सहिष्णु है, जब वे ऐसा कर रहे थे तो उनका पुराना मंदिर ध्वस्त कर दिया गया। अल्पसंख्यकों को लगातार क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या सरकार समाज में शांति बनाए रखना नहीं चाहती? बिना कोई नोटिस दिए कार्रवाई करना गलत है, ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। विजय वट्टेदीवार की प्रतिक्रिया। जैन समुदाय सहिष्णु है, जब वे ऐसा कर रहे थे तो उनका पुराना मंदिर ध्वस्त कर दिया गया। अल्पसंख्यकों को लगातार क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या सरकार समाज में शांति बनाए रखना नहीं चाहती? बिना कोई नोटिस दिए कार्रवाई करना गलत है, ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। विजय वट्टेदीवार की प्रतिक्रिया। जैन समुदाय सहिष्णु है, जब वे ऐसा कर रहे थे तो उनका पुराना मंदिर ध्वस्त कर दिया गया। अल्पसंख्यकों को लगातार क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या सरकार समाज में शांति बनाए रखना नहीं चाहती? बिना कोई नोटिस दिए कार्रवाई करना गलत है, ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। 90 वर्षीय जुना जैन मंदिर पाडून सरकारला काय दाखवायचंय? खरं तर जैन समाज हा मुळातच सहिष्णू, शांतताप्रिय आणि आपलं सामाजिक दायित्व निभवत असताना धार्मिक कार्यामध्ये सदैव हा समाज आपल्या व्यस्त असणारा समाज आणि या समाजाचं श्रद्धास्थान असलेलं 90 वर्ष जुनं मंदिर पाडणं म्हणजे सरकारला या देशामध्ये शांती आणि सौहार्द ठेवायचं नाहीये, हा देश अस्थिर करायचा आहे का? सातत्यानं अल्पसंख्याकांना टार्गेट का करता येईल? या सरकारची भूमिका काय? आणि कुठलीही नोटीस न देता, कुठलीही चर्चा न करता, न्यायालयाच्या आदेशाची वाट न बघता जर हे 90 वर्ष जुनं मंदिर अशा पद्धतीने नेस्तनाबूत करायचं सरकारने केलं असेल तर मला वाटतं सरकारला आता सद्बुद्धीची आवश्यकता आहे, जी दुर्बुद्धी या सरकारला याच्या डोक्यात घुसली आहे। तर ईश्वराला आमची मागणी आहे की यांच्या डोक्यामध्ये आता सद्बुद्धी घाल आणि शांतता आणि अहिंसेचा देशाचं द्वेष पसरवणारं राजकारण सोडून शांततेच्या मार्गाने या देशाला घेऊन जाण्याची सद्बुद्धी ईश्वर यांना देऊ अशी प्रार्थना करतो। आणि हे जे काही कर्तृत्व केलंय जैन मंदिर पाडून 90 वर्ष जुना, त्या सर्वांवर कारवाई झाली पाहिजे। जो कोणी दोषी असेल त्यांच्यावर कारवाई करण्याचं धाडस सरकार म्हणून दाखवा आणि वारंवार अल्पसंख्याकांवर टार्गेट ठेवून हे ज्या पद्धतीनं काम करताय ते बंद करा, असं आमचं सरकारला आव्हान आहे। 90 साल पुराना मंदिर, जैन मंदिर गिराकर सरकार को क्या मैसेज देना है? ये जैन समाज हमेशा शांतता प्रिय मार्ग से चलने वाला, सौहार्द निभाने वाला ये समाज है और ऐसे मंदिर को गिराकर ये सरकार की मंशा क्या है? किसी को भी कोई न्यायालयीन कार्रवाई पूरी न होते हुए भी इस तरह मंदिर को ध्वस्त करना, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार इस शासन को, महाराष्ट्र की हो या देश की हो, इनको देश के अंदर में हमेशा अशांति फैलाकर रखना है, दहशत फैलाकर रखना है और इसी के साथ इनको सौहार्द की और सबको लेकर राजनीति नहीं करनी है। बार बार अल्पसंख्यकों को टारगेट करने की इनकी मंशा होती है और यही इस प्रवृत्ति से हमें दिखता है। त्वरित अगर यह हिम्मत जुड़ाकर सरकार ने जो भी इसमें दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। एक तो ये है कि केंद्र सरकार की हर घर जल योजना बड़ी बात है, जबकि दूसरी ये है कि ये योजना खोखली है। इसका दर्दनाक उदाहरण सामने आया है। जी हाँ,
अरनी तालुका के कथोड़ा गांव में पारदी बस्ती 2 के निवासी सुरेश पीने का पानी लेने नदी पर जाते समय फिसलकर अरुणावती नदी में डूब गए। सुबह के समय हमेशा की तरह बार पानी से भरा हुआ था, लेकिन उसने बार की ओर नहीं देखा। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। आज भी कथोड़ा गांव या पारदी बस्ती में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। महिलाओं और बच्चों को हर दिन पानी लाने के लिए नदी पर जाना पड़ता है। 2019 में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना शुरू की गई थी। इस योजना में कथोड़ा बस्ती को भी शामिल किया गया था, लेकिन आज तक एक भी घर में पानी की आपूर्ति नहीं हुई है। गाँव में एक ही है जो कुछ भी नहीं है। इस घटना के बाद गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि कई करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन हमारी बस्ती तक पानी अभी नहीं पहुंचा। क्या आखिरकार पैसा खर्च हुआ? वेदिका के परिवार और गांव वाले इस घटना के लिए प्रशासक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अरनी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस बीच जिला मजिस्ट्रेट ने बस्ती में पानी की समस्या का समाधान करा दिया है। जी हाँ, अरनी तालुका के कथोड़ा गांव में पारदी बस्ती 2 के निवासी सुरेश पीने का पानी लेने नदी पर जाते समय फिसलकर अरुणावती नदी में डूब गए। सुबह के समय हमेशा की तरह बार पानी से भरा हुआ था, लेकिन उसने बार की ओर नहीं देखा। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। आज भी कथोड़ा गांव या पारदी बस्ती में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। महिलाओं और बच्चों को हर दिन पानी लाने के लिए नदी पर जाना पड़ता है। 2019 में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना शुरू की गई थी। इस योजना में कथोड़ा बस्ती को भी शामिल किया गया था, लेकिन आज तक एक भी घर में पानी की आपूर्ति नहीं हुई है। गाँव में एक ही है जो कुछ भी नहीं है। इस घटना के बाद गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि कई करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन हमारी बस्ती तक पानी अभी नहीं पहुंचा। क्या आखिरकार पैसा खर्च हुआ? वेदिका के परिवार और गांव वाले इस घटना के लिए प्रशासक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अरनी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस बीच जिला मजिस्ट्रेट ने बस्ती में पानी की समस्या का समाधान करा दिया है। जी हाँ, अरनी तालुका के कथोड़ा गांव में पारदी बस्ती 2 के निवासी सुरेश पीने का पानी लेने नदी पर जाते समय फिसलकर अरुणावती नदी में डूब गए। सुबह के समय हमेशा की तरह बार पानी से भरा हुआ था, लेकिन उसने बार की ओर नहीं देखा। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। आज भी कथोड़ा गांव या पारदी बस्ती में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। महिलाओं और बच्चों को हर दिन पानी लाने के लिए नदी पर जाना पड़ता है। 2019 में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना शुरू की गई थी। इस योजना में कथोड़ा बस्ती को भी शामिल किया गया था, लेकिन आज तक एक भी घर में पानी की आपूर्ति नहीं हुई है। गाँव में एक ही है जो कुछ भी नहीं है। इस घटना के बाद गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोग पूछ रहे हैं कि कई करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन हमारी बस्ती तक पानी अभी नहीं पहुंचा। क्या आखिरकार पैसा खर्च हुआ? वेदिका के परिवार और गांव वाले इस घटना के लिए प्रशासक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अरनी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस बीच जिला मजिस्ट्रेट ने बस्ती में पानी की समस्या का समाधान करा दिया है। काय सांगायचं आहे, त्या गावामध्ये काहीच पाणी नाही आहे। त्याच्यामुळे नाही का 4-5 मुली नाही का गेल्या त्या नदीवर कपडे धुवासाठी। लहान लहान मुली गेल्या आता, एका मुलीला नाही का वाचवासाठी दुसरी मुलगी गेली आणि त्याचा परत जीव चालला गेला। म्हणजे पाण्याचा प्रकोप आहे, म्हणजे काहीच नाही तिथे पाणी। त्याच्यामुळे नाही का संपूर्ण नुकसान झालेलं आहे। बेड्यावर अरनी तालुक्यामध्ये ज्या गावामध्ये आत्तापासून तिथून नळ योजना सुद्धा नाही आहे, तिथं लाईन सुद्धा नाही आहे, त्या बेड्यावरची मुली इथून नदीवर गेली, नदीवर जाऊन इथून पाय घसरून पडली। ते तिथून येत असताना प्रशासनानं अरनी तालुक्यामधून एकही आमच्या इथं नळसुद्धा इथून पारदी बेड्यावर कोणती योजना नाही आहे। त्याच्यासाठी तुम्ही एक बरी गेला, आता दुमार गेला नाही पाहिजे। माझी प्रशासनाला हेच विनंती आहे, बा आता चांगल्या याच्यानं लक्ष देण्यात यावे त्या गावामध्ये। त्या गावाचा इथून एखादा कोणाचा जीव गेला नाही पाहिजे। तिथं नळ योजना लाईन काहीच नाही का? काहीच नाही आहे, आतापर्यंत लाईन नाही आहे। याआधी तुम्ही प्रशासनाला निवेदन दिले नाही का? हो, दिलं आहे निवेदन। प्रशासनाला मी कितीकडे जाऊन निवेदन दिलं आहे, जिल्हाधिकारीला। काहीच झालं नाही का? काहीच नाही।
किती लोकांची वस्ती आहे ते गावात? 200 लोकांची वस्ती आहे आतापर्यंत. अच्छा. हो. हे मग पाणी आणायला गेली ती का नदीत? हो, पाणी आणायला गेली ती. अच्छा. तिथंच इथून भांडी धुवायला गेली, कपडे धुवायला गेली. हं, हं. कपडे धुणे आंघोळ करणे. हं. म्हणजे नेहमी तुमच्या गावातले सगळेच जण पाण्याचं काम पडलं तर नदीतच जातात? नदीतच जातात. लाईन नाही तिथं काही नाही. रातच्यानं कधी पाणी संपलं तर संध्याकाळी जाऊ शकतात. हं. आपल्या घरी आता पाणी संपलं तर संध्याकाळी बी जाऊ शकतात. हो का? हो. लाईनचा बोलू का? बोला. मला का म्हणायचं आहे, आपल्या आर्णीपासून 2 किलोमीटर अंतरावर काटोडा गाव हा पारधी समाजाचा, पारधी बेडा. त्या गावामध्ये आजच्या नीतीमध्ये नाही का मुलगी पाणी नसल्यामुळे कपडे घेऊन गेली धुवाले नाल्यावर. नाल्यावर नाही, नदी आहे. नदीवर नालाच आहे. नाही, मोठी नदी आहे. ज्याने आणि पोरगी पाणी भरायला गेली होती तिकडं, कपडे धुवाले तर तिथं काहीतरी आंघोळ करायला गेली. त्याच्यानंतर कपडे धुता तिकडं काही आंघोळ करायची इच्छा झाली असेल. त्याच्यानंतर ते पोरगी ते पोहायला गेली, मग त्याची पोरी नाही होती. आमचं तेच म्हणणं तर द्या असं आहे का नाही ह्याचं तू पहा. तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ MNS न्यूज़ TV। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूँ वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।